A ring is kept on a rough inclined surface, but the coefficient of friction is less than the minimum value required for pure rolling. ठीक है, एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर हमने एक रिंग रखी है, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, इसका मतलब प्योर रोलिंग तो होगी नहीं, स्लिपिंग होगी। ठीक, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट के टी एंड के आर बी द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग देन। ठीक, तो पहले समझिए आप इसमें क्या है कि ये मान लिया एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर हमने एक रिंग रखी है ये। ठीक, और अगर इसमें प्योर रोलिंग हो रही होती तब क्या होता, और अब प्योर रोलिंग नहीं होगी तब क्या होगा, दोनों बातें करेंगे। मान लीजिए ये V है और ये ओमेगा से घूम रही है, अगर प्योर रोलिंग हो रही होती, ठीक, प्योर रोलिंग हो रही है आपकी, ठीक है, तो V किसके बराबर होगा आपका, ओमेगा आर के बराबर। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई कितना होगा, तो आई होगा आपका एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये आर ओमेगा खुद वी के बराबर है, तो ये वी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। यानी अगर प्योर रोलिंग होती तो रिंग के केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के टी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर दोनों क्या होते, बराबर होते। क्लियर, ये प्योर रोलिंग का केस है। अब अगर प्योर रोलिंग यहाँ नहीं हो रही है, फ्रिक्शन कम पड़ गया, तो फ्रिक्शन कम पड़ गया तो यहाँ होगा क्या, वो आपको समझना है। समझिए, देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं फ्रिक्शन कहूँ तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, और इसी फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से ये ओमेगा आ रहा होगा। अगर फ्रिक्शन कम है तो टॉर्क कम होगा, टॉर्क कम है तो ये एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और अगर ओमेगा कम होगा तो इस सिनेरियो में ओमेगा आर जो है वो कम हो जाएगा और वी आपका ज़्यादा हो जाएगा। और अगर v ज़्यादा हो गया तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और ओमेगा कम होने की वजह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा के टी इज ग्रेटर देन के आर, सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर, ए व्हील ऑफ बाइसिकल इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए लेवल रोड, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दी है आपको VCM, देन ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग कर रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, दो पॉइंट कंसीडर करने, एक पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है और एक पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो हमें पता है प्योर रोलिंग केस में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होता है, उसकी उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी होगी जीरो, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है वो वेलोसिटी, तो इसमें दोनों के कंट्रीब्यूशन होते हैं। वी मूवमेंट की ट्रांसलेशन की वजह से VCM होगी और रोटेशन की वजह से ओमेगा आर होगी, और प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो ओमेगा आर खुद वी के बराबर होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 2v, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है जीरो। समझना चाहो तो समझ भी सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी v, और रोटेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ ओमेगा आर, और ये दोनों बराबर होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। क्लियर, तो क्या आंसर बनने वाला है, ए की वेलोसिटी आने वाली है 2VCM और v की वेलोसिटी आने वाली है जीरो, सो योर आंसर इज ए पार्ट। ये डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो ये डिस्क दिख नहीं रही है, डिस्क जैसी बना लेते हैं यहाँ। ठीक, ओवल शेप बन गया, ये है डिस्क इस तरह से, और ये डिस्क जो है वो, ये डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप करे रोल कर रही है। सेंटर उसका C है और एक पॉइंट है P नीचे की तरफ और एक पॉइंट है Q ऊपर की तरफ, सेंटर इसका C है। तो अगर यहाँ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये तो हुआ इसका सेंटर C, एक पॉइंट ऊपर की तरफ है इक्विडिस्टेंट, ये पॉइंट है Q, और एक पॉइंट नीचे की तरफ है इक्विडिस्टेंट, ये पॉइंट है आपका P, बराबर बराबर डिस्टेंस स्मॉल r, और ये प्योर रोलिंग कर रही है, तो सेंटर की वेलोसिटी होगी v और सेंटर के अबाउट घूम रही होगी ओमेगा से। तो सिर्फ कंपैरिजन पूछा तो बहुत ही आसान है। C पॉइंट की वेलोसिटी आप डायरेक्ट कह सकते हो v है। अगर Q पॉइंट की वेलोसिटी बतानी हो आपको, Q पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ देखिए ढंग से, यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से तो v होगी आगे की तरफ, और रोटेशन की वजह से भी ओमेगा आर भी होगी आगे की तरफ। तो अगर Q पॉइंट की वेलोसिटी बनाएंगे तो ट्रांसलेशन की वजह से v हो जाएगी आगे की तरफ, और रोटेशन की वजह से ओमेगा आर भी कहाँ होगी, आगे की तरफ। तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस ओमेगा आर। ठीक, अब जरा हम बात करते हैं P पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में। तो इसमें ट्रांसलेशन की वजह से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, बट घूम ऐसे रहा है तो रोटेशन की वजह से P पॉइंट की वेलोसिटी होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो v तो होगी आगे की तरफ और ओमेगा आर होगी पीछे की तरफ, तो P पॉइंट की नेट वेलोसिटी बन जाएगी आपकी v माइनस ओमेगा आर।
अब यहाँ से बात एकदम क्लियर हो रही है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है क्यू पॉइंट की, उसके बाद है सी पॉइंट की, उसके बाद है पी पॉइंट की। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा? सबसे ज़्यादा है क्यू पॉइंट की ये, उसके बाद सी और उसके बाद पी, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। क्लियर? A rigid body rotates with an angular momentum L. If its rotational kinetic energy is made 4 times, then its angular momentum will become, कितना हो जाएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का कनेक्शन है, तो एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कनेक्शन क्या होता है वो समझिए। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है के, वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं? आई से ऊपर मल्टीप्लाई, आई से नीचे डिवाइड, आई से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई, इस तरह से कर ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाई 2i। ठीक, तो अगर L लिखेंगे तो L आपका आ जाएगा अंडर रूट 2KI। जनरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करता है, स्पीड बढ़ा के आपने काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ाई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए, इसमें कह रहे हैं कि इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज मेड 4 टाइम्स। ठीक, कुछ कहा नहीं गया तो हम स्पीड के हिसाब से ही देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं मान रहे हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी तो एंगुलर मोमेंटम कितने टाइम्स हो जाएगा? तो अंडर रूट लगाया तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो जो पहले L था अब कितना हो जाएगा? 2L। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A ring and disk of different masses are rotating with the same kinetic energy. If we supply a retarding torque n of the ring, if we supply a retarding torque tau on the ring, it stops after making n revolutions. ठीक है, दो, एक रिंग है एक डिस्क है, लेकिन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। मासेज अलग होंगे, रेडियस अलग होगी, बट काइनेटिक एनर्जी दोनों की, एंगुलर स्पीड अब भी अलग हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। और रिटार्डिंग टॉर्क कितना लगाया? टाउ, और n रिवॉल्यूशन मार लगाने के बाद वो रुक जाता है। तो रिंग अगर एन रिवॉल्यूशन लगा के रुक जाती है तो डिस्क कितने रिवॉल्यूशन लगा के रुकेगी वो आपसे पूछ रहे हैं, अगर उस पर भी रिटार्डिंग टॉर्क सेम होगा। तो यहाँ समझना है आपको ढंग से। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचें तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, टॉर्क का वर्क डन कितना होगा? टॉर्क का वर्क डन, रिटार्डिंग टॉर्क है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, तो हो जाएगा माइनस टाउ इंटू थीटा। जैसे एफ डॉट एस होता है वैसे ही टाउ इंटू थीटा होता है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वो रिटार्डिंग टॉर्क है। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रोक देना है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने मान ली है के। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों पे लगने वाला रिटार्डिंग टॉर्क सेम है, तो दोनों जो एंगल घूम के रुकेंगे वो भी तो सेम आएगा। इस क्वेश्चन में कहीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा है, कहीं एंगुलर वेलोसिटी नहीं आ रही है, डायरेक्ट और डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी आ रही है। डायरेक्ट क्या आ रही है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो रिटार्डिंग टॉर्क सेम है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये जो एंगल होगा थीटा, जितने एंगल घूमने के बाद रुकेगी वो चीज़, चाहे वो रिंग हो या डिस्क हो, वो भी सेम ही आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? बी पार्ट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक, कैसा होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन या इन जनरल वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, इसको ढंग से समझना है आपको। देखिए, अगर मान लिया एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और उसके ऊपर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और ये प्योर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, प्योर रोल करता हुआ ये नीचे आ रहा है। ठीक, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और ये प्योर रोल करता हुआ कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। अब इसमें सिचुएशन ये है कि अगर आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो कि इस ऑब्जेक्ट से भी बहुत तेजी से नीचे मूव कर रहा हो, ढंग से समझना है। अगर आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो इस ऑब्जेक्ट से भी बहुत तेजी से नीचे मूव करेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अगर आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो ऊपर की तरफ भाग रहा हो, ठीक, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे, तो उसका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा।
और इसी तरह से अगर आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो ऑब्जेक्ट के साथ ही चल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा रेस्ट में और फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका जो सबसे बेहतर आंसर है वो बनेगा आपका डी पार्ट। ठीक है, इसका जो बेहतर आंसर है वो क्या बनेगा, आपका डी पार्ट।